बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। एक मशहूर पंक्ति है, कुछ भी सत्व नहीं रखती है क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, नर से एक नहीं 2-2 मात्राएं, नर से भारी नारी। जी हाँ, यह वो पंक्ति है जो नारी की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। राजनीति की बात करें, खासतौर पर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, अमूमन सभी प्रत्याशियों की अर्धांगिनी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं, सिर्फ एक वोट के लिए। यानी राजनीति में महिलाओं की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर इन प्रत्याशियों की अर्धांगिनी यानी धर्मपत्नियां राजनीति को किस महीने में देखती हैं, उनके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर आधारित है आज का हमारे ये कार्यक्रम खास पेशकश। सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे पास मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मक्कासर की अर्धांगिनी पत्नी शारदा देवी जी, नमस्कार। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप की अर्धांगिनी तारा देवी जी, और मौजूदा मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार की धर्मपत्नी विजया चौधरी जी, और जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया की अर्धांगिनी पूर्व पार्षद वीर कमल जी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले शारदा जी, हम आपसे बात करेंगे कि पति को परमेश्वर कहते हैं, जैसा आपने कहा पति परमेश्वर होता है। आपकी नजर में आपके परमेश्वर कैसे हैं? मेरी नजर में मेरे परमेश्वर अच्छे ही हैं। नहीं, सभी पति परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर वैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी नजर में कैसे हैं? अच्छे हैं तो कैसे हैं? अच्छे हैं, जनता की सेवा करते हैं, और हर कोई जो आता है अपना काम करवाने के लिए या कोई अपना दुख दर्द लेके आते हैं तो उसके साथ जाते हैं, काम करते हैं उनके, ये मुझे अच्छा लगता है जी। और यही सवाल आपके लिए है, चूंकि डॉक्टर साहब मंत्री भी रहे हैं और लगभग 25 साल से राजनीति में है, राजनीतिक व्यक्ति है वो, आपको अपना परमेश्वर कैसा दिखता है? हमारा परमेश्वर बहुत अच्छे दिखते हैं जी, बहुत अच्छे हैं। उनकी सादगी भी बहुत अच्छी है, सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छे जी। और यही सवाल आपके लिए भी है। मेरे पति तो परमेश्वर भी और देवता भी हैं। मधुरभाषी है, सरल स्वभाव है, सादगी है, स्वस्थता है, कर्म निष्ठावान जी। वीर कमल जी? हाँ जी, मेरे पति भी सिंपल सीधे साधे और अच्छे हैं, और सबके जनता के बीच में रहते हैं, सबका दुख दर्द बांटते हैं। यानी सभी अच्छाई है उनमें। आप सबकी नजर में आपके अपने अपने पतिदेव 100% सही है। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, हम भी मान लेते हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए, एक राजनीतिक बात हम लोग करते हैं कि जैसे चुनाव का बिगुल जब बजा है, आप लोग भी डोर टू डोर संपर्क करने जा रही है, मत हासिल करने की। एक एक वोट की कीमत है और आपको पता है, और आप लोग इसीलिए मेहनत भी पूरी कर रहे हैं। वीर कमल जी, सबसे हम पहले आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति में खुद सक्रिय रही हैं, आप पार्षद ही बनी थी। आमतौर पर कहा जाता है कि राजनीति बहुत ही गलत काम हो गया आजकल, राजनीति बड़ी ओछी मानसिकता का द्योतक हो गया है, आप क्या मानती हैं? गलत भी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, और अच्छाई भी कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों चीज ही है। और गलत ये है, अगर काम नहीं होते तो जनता, जैसे हम लोग कन्वेंसी पे होते हैं, जाते हैं, उन्होंने ये नहीं करवाया, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये लोग आते नहीं हैं,
एक बार मुंह दिखाते हैं, उसके बाद में भाई हम लोग पहली बार, अब जमींदारा पार्टी में हम पहली बार आए हैं, तो पहले हमने तो पार्षद वाले लड़े हैं, अब नाकाम हुए, फिर हमें ये इस चीज का आप बताना। यानी कुल मिलाकर राजनीति अच्छी अच्छी है। विजया चौधरी जी, आपसे भी यही सवाल है कि राजनीति के बारे में, चूंकि आपका तो घराना भी राजनीतिक घराना है, पीहर से लेके ससुराल तक आपने राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है, चौधरी साहब के साथ आप रहती हैं, आपने देखा है, जनसंपर्क भी खूब करती हैं। आपके नजर में राजनीति क्या है? राजनीति बहुत अच्छी चीज है। निष्पक्ष भावना से अगर सेवा करें समाज की तो कोई बुराई नहीं है। कई बार जनता नाराज इसलिए हो जाती है कि जो काम नहीं होने वाला वो भी हमसे करवाना चाहती है, उससे हमारी मजबूरी होती है। तो नाराज होने की कोई बात नहीं होती। एक जो कानून है वो सबके लिए है, तो राजनीति कोई बुरी नहीं है और हम अच्छा समझते हैं, भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को सौभाग्य से कि हमें समाज की सेवा करने का राजनीति के माध्यम से हमें मौका मिला, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा समझती हूँ। जी तारा देवी जी, आपसे भी यही सवाल है कि राजनीति आपकी नजर में क्या है? राजनीति बहुत अच्छी होती है। एक अगर नेता अच्छा है तो राजनीति भी बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। हाँ, लोगों की सेवा करने का उसको मौका मिलता है, लोगों की सेवा करने में उनको खुशी मिलती है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी राजनीति। और आपको कैसे लगी राजनीति? क्योंकि आपका भी जो घराना है, आपके दादा ससुर से लेकर और अभी पतिदेव तक सभी राजनीति में सक्रिय हैं, और कॉमरेड सोपत सिंह जी की जब बात करते हैं तो वो ये पुरोधा रहे हैं हमारे क्षेत्र के। आपने इस राजनीति को बड़े नजदीक से देखा, कैसी लगती है राजनीति? ये राजनीति अच्छी लगती है। अगर जो कोई आता है अपने पास, वो अपने कोई दुख दर्द लेके आता है तो उसका काम करना होता है, और वो राजनीति में होते हैं वही कर सकता है, बाकी वो काम नहीं होते। अगर बिना पैसे लिए और निष्पाप भाव से अगर इसकी सेवा करें इंसान की, तो राजनीति बहुत अच्छी चीज। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो चारों प्रत्याशी हैं, इनकी जो धर्म पत्नियां हैं, वो साफ साफ करें कि राजनीति बहुत अच्छी चीज है। अब हम आपसे ये जानेंगे कि जैसे आप लोग गृहिणी भी हैं, कुशल गृहिणी है, मैं तो कुशल गृहिणी कहता हूँ आप लोगों को, कि जब राजनीतिक परिवार में आप लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, खूब सारे लोग आते हैं घर पे, उनको चाय भी पिलवानी पड़ती है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो क्या कभी झलाहट नहीं होती कि राजनीति घर में आगे फंस गए बुरी तरह से? पहले आप बताएं। नहीं, कभी नहीं होती ऐसी, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं तो इसकी आदत बन चुकी है। इस बात में कोई गुस्सा नहीं है, कोई झलाहट नहीं है। कभी तो गुस्सा आता होगा? कभी नहीं आता। अगर कभी ना आए तब गुस्सा आता है, भी आज कोई आया नहीं है चाय पिलाने वाला, ठीक है, पीने वाला, इस बात पे गुस्सा आता है। और आते हैं तब नहीं आता गुस्सा। नहीं तो जब नहीं आता है तब होता है भी आज खाली बैठे हैं, कोई आए नहीं है, तो फिर उसका रिएक्शन क्या होता है? फिर रिएक्शन कुछ नहीं, वैसे खाली थोड़ी बहुत देर होते हैं, तब ये सोच लिया जाता है। और कोई चाय पिलाने वाले को अगर कोई आता है तो गुस्सा नहीं आता। आप बताएं। जी सब राजनीति जब नहीं, झंझलाट तो कभी आता ही नहीं है। कभी तो आता होगा? बिल्कुल कभी नहीं आता। क्या आज बहुत 100-200 लोग आ गए, नहीं, पूरी तरह फंसा दिया डॉक्टर साहब ने, इस तरह की बात कभी नहीं हुई? कभी नहीं आता। खुद चाय पिलाते हैं, खुद लेके आते हैं नीचे तक, सब जनता को पता है। कभी झंझलाट नहीं आता। झंझलाट इसी तरह से भी, आज खाली बैठे हैं, इन्होंने बोला है जैसे कि खाली बैठे हैं, आज कोई आया नहीं, या साहब घर पे नहीं होता तो होते नहीं है तब कोई नहीं आता, तो ऐसे में भी आज तो सुनसान हो रहा है सारा। यानी बिल्कुल रिएक्शन एक जैसे। आप दोनों पड़ोसन भी हैं वैसे देखा जाए तो। वो है, होता भी ऐसे है जी। झंझलाट की कोई बात नहीं। जी मैडम, आपके लिए भी यही सवाल है। हिंदू धर्म यही कहता है कि अतिथि सत्कार सबसे बड़ा। सत्कार कौन करती है? गृहिणी। बिल्कुल। घर की खुशहाली कौन लाती है? गृहिणी। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे घर इतने लोग चाय पिलाएं, उनकी चहल पहले। घर वही होता है जहाँ कोई इंसान आता है। बहुत बढ़िया, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैडम आप बताएं, क्योंकि आप तो पार्षद रह चुके हैं और आपके पास तो दोहरा भार था। जब आप पार्षद थी तो आपके लोग मिलने भी आते थे और आपको चाय भी पिलानी पड़ती थी, तो आपको तो लगता है कहीं झुलाट होती होगी? नहीं झुलाट, क्योंकि शादी के जस्ट बाद आप राजनीति में आ गए। करना हमारा कर्तव्य है। सही बात। आने जो भी आता है उसको चाय पानी के बिना हम जाने नहीं देते, और यही हमारा है। चलिए अभी थोड़ा सा अटपटा सवाल आपको लग सकता है जी कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं तारा देवी जी कि आपके जो पति हैं डॉक्टर राम प्रताप जी, पूर्व मंत्री हैं, उनकी सबसे अच्छाई आपको क्या लगी? सबसे अच्छाई? सबसे अच्छाई है उनके सादगी सबसे अच्छी है। निष्ठा भाव, अच्छी तरह से काम करते हैं सबका एकदम। उनकी अच्छाई यही सबसे, सादगी मेरे को बहुत पसंद है उनकी।
जी। और मैडम विजया चौधरी जी, चौधरी विनोद कुमार जी विधायक भी रहे हैं, मंत्री हैं, प्रधान भी रहे हैं, उनकी एक पति के रूप में सबसे अच्छाई आप क्या देखती हैं उनमें? नम्रता, नम्रता, सहनता, शीलता और उनकी सबसे अच्छी लगती है मुस्कुराहट। जो नाम के अनुरूप ही विनोद कुमार नाम और विनोदी स्वभाव भी है उनका। जी। आप राजेंद्र मुखासर जी बताएं कि वो जिला प्रमुख रहे हैं, काफी लोगों का आना जाना, व्यस्त भी रहे हैं काफी, तो उनकी अच्छाई क्या लगी एक पति के रूप में सिर्फ अगर देखा जाए तो? पति के रूप में मुझे सब बातें ही अच्छी लगती है। वैसे सभी घर में रहते हैं तो सबकी सुनते हैं, बच्चों से प्यार भी करते हैं और ये सब बातें मुझे अच्छी लगती है। सब परिवार में बैठते हैं हमारे साथ, ये बात हमें अच्छी लगती है। और जनता के साथ तो है ही जी। तब घर में होते हैं तब हमें भी थोड़ा टाइम देते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। मतलब एक पति के तौर पे वही है कि जो टाइम दे वो सबसे बेहतर, और बिल्कुल आपने सही कहा। और यही सवाल आपसे है क्योंकि आपके साथ तो त्रासदी भी हुई है, खास तौर पर बलराज जी ने बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि शादी के जस्ट बाद आपको पार्षद बना दिया जी। तो एक इमोशनल अत्याचार भी हुआ आपके साथ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ जी। कैसे लगते हैं बलराज जी की? सबसे विशेषता क्या लगी आपको? उनकी विशेषता है जी सबसे मिलना जुलना, सबके साथ प्यार, और यही उनकी विशेषता है। और यही अगर मैं अब दूसरे हिसाब से बात करूं जी कि हर आदमी में कहते हैं, जैसे आमतौर पर एक शेर सुनाता हूं मैं आप सबको, हाँ जी। कहते हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और ये बिल्कुल सच है कि आदमी बदलता भी है, उसकी अपनी जो प्रवृत्ति है वो भी अलग अलग, क्योंकि एक पुरुष को नारी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और खास तौर पर धर्मपत्नी। आप लोग सभी बैठी हैं, बलराज जी की कोई ऐसा अवगुण बताएं आप जो आपको बहुत बुरा लगता है कि नहीं, और बार बार आप कहती रहिए कि नहीं आप साहब ये तो सुधार लो, ऐसा क्या अवगुण है? ऐसा तो है जी, सुबह से लेकर शाम तक घर में आते ठीक है। उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, जैसे सुबह निकलना है और खिला के भेज दिया जबरदस्ती तो ठीक है, नहीं तो शाम तक वो बस वही 10-11 वही बज जाने हैं। और अब तो फिर क्या है ही नहीं, कोई हाल ही नहीं है, मतलब 12-1 से पहले आना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। विजया चौधरी जी, आपसे भी यही सवाल है कि चौधरी विनोद कुमार जी, आपने कहा कि बहुत विनम्र इंसान है, विनोदी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी एक बुराई बताएं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और जिसके लिए आप बार बार उनको कहती है कि नहीं साहब आपको ये छोड़ना पड़ेगा, और वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेन उनकी ये है कि जो वो मधुर भाषा बोलते हैं उसका सब लोग मीठा बन के उनको चाट जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनमें फादर की तरह शक्ति आए, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्वभाव कोई किसी कहने से नहीं बदलता। पर जैसे कि अब जनता से वोट मांगे हैं तो सभी ये लगते हैं बहुत मधुर है, वो बहुत मधुर है। तो क्या है कि थोड़े से उनको मैं चाहती हूँ कि अपने शक्ति भी लाए, थोड़ी शक्ति तो कोई नहीं, किसी के कहने से कोई नहीं लगता, स्वभाव अपना अपना होता है, वो प्राकृतिक बनाती है। तो थोड़ा सा अगर हो जाए तो जनता में ये डिमांड है, ये जनता की डिमांड है ना, मेरी कोई डिमांड नहीं। मेरे को कोई उनमें ऐसे भी चीज नहीं कि मैं उनको परिवर्तन करना चाहती हूँ। पर अभी जैसे मैंने वोट मांगे तो कोई भी शिकायत नहीं मिली, मेरे को एक ही शिकायत मिली है कि जी वो बहुत मधुर है, जल्दी काम नहीं होता। नहीं, लेकिन ये तो पब्लिक की शिकायत हो सकती है, लेकिन हम तो विजया चौधरी जी की शिकायत हम जानना चाहते हैं। मेरे को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरे को हर तरफ की हर साइड से मेरे को फ्रीडम, लिबर्टी और अथॉरिटी है। तो आई एम फुल ऑफ अथॉरिटीज, यानी कोई बुराई नहीं है। हैप्पी नहीं। अब डॉक्टर साहब की बारी आती है, धर्मपत्नी है उनकी आप, तारा देवी जी, आप बताएं कि डॉक्टर साहब की बुराई क्या लगी एक पतिदेव के रूप में? आपने कहा बहुत अच्छे आदमी है वो, बहुत सादगी उनकी बेमिसाल है, लेकिन कोई बुराई होगी? नहीं जी, उनमें तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल अभी तक तो हमने कोई बुराई नहीं देखी उनमें जी। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, कोई बुराई नहीं। आपने तो कोई देखा होगा? नहीं, कोई बुराई वाली ऐसी कोई बात नहीं, घर में कोई बात नहीं होगा, अब डरने की जरूरत नहीं है। नहीं डरते किस बात का, जब कैमरे के सामने आ गए तो जी। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उन्हीं का तो आंसर है, बिल्कुल। इसमें डरने वाली क्या बात जी। नहीं, कोई बुराई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बुराई वाली बात हो। फिर भी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जो आप चाहते हैं जी? पहली बात तो ये होती है कि पतियों की बुराई कोई पत्नी अपनी जुबान से नहीं बोल सकती, और कैमरे के सामने तो वैसे भी नहीं कर नहीं बोल सकते, सकते। लेकिन कुछ तो आप है। भी अपनी पत्नी को बुला के लेके आते हैं तो हम भी सुनते हैं उनसे, फिर वो अपनी बुराई क्या बताते हैं। नहीं, अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं बिल्कुल वो सामने होती। तो आप चुनाव से ज्यादा हैं, आप एक पत्रकार हैं, अंदर से आप चुनाव से ज्यादा हैं।
अब अगली बार बुलाओगे ना, कैंडिडेटों से भी ऊपर है आप। बिठाएंगे। जी जरूर जरूर। हाँ, जी। अब हम भी मिल सकते हैं उनको, हम भी पूछ सकते हैं। हम तो जो बता रहे हैं वो आपके सामने है, जी उनकी भी तो सुन लेते हैं ना भी आपके बारे में वो क्या बोलते हैं। चलिए बिल्कुल, हम वो मौका भी देंगे आपको। अब हम बात करते हैं उनकी दिनचर्या की। आपके पतिदेव सभी राजनीतिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में जो होता है हर हमेशा पब्लिक के लिए होता है। जैसे वीर कमल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शिकायत होनी भी चाहिए, पत्नी को शिकायत होनी चाहिए कि आप परिवार को समय नहीं देते। हालांकि आपने मेरी बात की तो बिल्कुल पत्रकारों के साथ वही स्थिति है कि हम घर पे टाइम पे खाना नहीं खाते, घर पे जाते नहीं क्योंकि खबरों में उलझे रहते हैं। लेकिन राजनीतिक लोगों के साथ और भी ज्यादा मजबूरी है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजेंद्र मकासर जी की जब चुनाव वो नहीं लड़ रहे थे तब की दिनचर्या क्या थी, और अब जब चुनावी व्यस्तता बढ़ गई तब दिनचर्या में कितना अंतर आया है? अब चुनावी दिनचर्या में बहुत ज्यादा अंतर आ गया उनका। वो सुबह जल्दी जाते हैं, शाम को लेट आते हैं। ये तो अब दिनचर्या सभी की है। वैसे उनकी दिनचर्या ठीक है, सुबह उठते हैं, अपने बाहर बैठते हैं, लोग बाग आते हैं, उनकी सुनते हैं, फिर बाद में कचहरी भी चले जाते हैं। प्रमुख थे तब अपना काम करते हैं। बिल्कुल, ये दिनचर्या। डॉक्टर साहब की दिनचर्या क्या रही? पिछले 10 साल से जैसे 2 बार चुनाव हार गए, वो पहले मंत्री बने, फिर 5 साल के बाद, फिर हालांकि हारने के बाद उनको मंत्री पद दिया गया था, तो उस समय की स्थिति और आज जब फिर चुनावी व्यस्तता बढ़ गई है तो क्या अंतर आया उनकी दिनचर्या में? उनमें मेरे को तो कोई अंतर नहीं दिखता। वो अपने सुबह वैसे ही 4:30 बजे खड़े होते हैं, दौड़ करते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं, नहाना खाना पीना, और फिर अपने निकल जाते हैं। वही उनकी सारा दिन की यही है जी। हाँ। और चौधरी विनोद कुमार की बात करें तो लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, वो इस बार मंत्री बन गए, तो उनकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन देखा आपने? मेरी शादी 66 में हुई थी, तब से आज तक चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पद मिला हो चाहे ना हो, उनकी यही दिनचर्या रही कि सुबह तैयार होना और जनता के बीच में बैठना। बिल्कुल। अब चूंकि चुनावी व्यवस्था बढ़ गई है तो अब क्या रूटीन है उनका? वही रूटीन अब ज्यादा है, इसलिए कि उनकी मेरी समझ में कोई चेंज नहीं आया। जैसा चुनाव है वही माहौल पहले से था। आज से 45 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे को लगातार एक ही रूटीन में उनको देखते हुए थे। कभी वो जल्दी नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि थक गए और सोना है, आज मैं जल्दी मेरे को उठना है। मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते कि मैं को डिस्टर्ब भी कर रही हूँ कि मेरे को जल्दी जाना है। वो अपना रूटीन अपने आप ऐसे रखते हैं और मेरे को उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो रहें जैसे रहें, खुश रहें, मैं खुश हूँ उनके साथ। बिल्कुल। बलराज जी के लिए यही सवाल है, हाँ जी। उनकी दिनचर्या के बारे में। उनका जैसे सुबह निकलना है और शाम को आना है, और बाकी सबका मिलना जुलना, घर पे आना जाना लगा रहता है, और सबके साथ मेल मिलाप है, जनता चाहती है। ठीक है, हम खाने पीने की बात करेंगे। जनता कई बार सवाल करती है कि भाई हमारे नेता क्या खाने पीने में क्या शौकीन, उनको क्या अच्छा लगता है। पहले आप ही बता दें कि बलराज जी को सबसे बढ़िया खाना क्या लगता है? आलू मेथी सब्जी। ठीक है। और बस यही है सबसे बेस्ट उनके लिए, सर्दी की सब्जी यही है। ठीक है। और यही बात मंत्री जी चौधरी विनोद कुमार जी की कमजोरी क्या है खाने पीने में? वैसे तो कमजोरी कुछ नहीं, पर मैं कहती हूँ मीठा कम खाओ। वो मीठे के ज्यादा शौकीन है और मैं कहती हूँ कम खाओ। बस कोई मीठा विशेष बहुत नहीं ज्यादा है, कुछ पसंद भी नहीं, कुछ भी खाएं कैसे भी खाएं, वो हर चीज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं कि भी सब चीज अच्छी होती है। मीठा ज्यादा पसंद है उनको मीठा, पर हम चाहते हैं, मैं मतलब खास करके क्योंकि मैं मीठा खुद कम खाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कम खाएं। ठीक है। क्योंकि शुगर जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती फैट बिल्कुल में, तो मैं चाहती हूँ कि उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल रहता है, तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, सो आई वांट टू नॉट टेक शुगर। ठीक है। और डॉक्टर साहब को खाने में क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर साहब को खाने में सिर्फ दाल रोटी अच्छी लगती है, और घर में जो कुछ बना होता है वो खा लेते हैं, ऐसे मना नहीं करते भी ये नहीं खाता। जिनको उनको अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, ज्यादातर वो दाल रोटी पसंद करते हैं। कोई ऐसी सब्जी बता दी जो उनको बिल्कुल बेकार लगती हो? बिल्कुल उनको कोई चीज बेकार नहीं लगती। जो बना के आप अच्छी देते हैं लगेगी तो ले लेंगे, अगर नहीं लगेगी तो नहीं लेंगे, अपने दाल रोटी खा के बस खुश हैं। इसीलिए वो बेहतर अच्छे पति है। और यही बात आपके लिए शारदा देवी जी? बस वो जो बनता है वही खा लेते हैं। प्याज की सब्जी वैसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, खा लेते हैं। प्याज की सब्जी अच्छी लगती है, मीठा अच्छा लगता है, पर शुगर की वजह से कम। जी। चलिए, अभी जैसे आप लोग भी वोट मांगने जाती हैं, अभी नहीं मैं नहीं, आप नहीं जाती हैं? नहीं मैं नहीं। जी, आप जाती हैं, आपको हमने देखा है वोट मांगते हुए।
आप जब जाती हैं तो डॉक्टर साहब के बारे में जो लोग फीडबैक बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, या कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, या उन्होंने ये नहीं किया या इन्होंने ये बहुत अच्छा कर दिया, कोई ऐसी बात बताइए जो लोग आपको बताते हैं। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी, कोई ऐसा नहीं कहता भी ये नहीं किया वो नहीं किया। ऐसे तो थोड़े राजनेता सब लोग करते ही करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इस साल में जैसे 10 साल में नहीं है कुछ है तो अभी लोग औरतें लगती हैं, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो करा दोगे क्या, वो करा दोगे, तो सबको बोलना ही पड़ता है। ठीक है, कि करवाएंगे। बिल्कुल। पर औरतों की समस्या ही सबसे ज्यादा है। जहाँ तक मैं फ्री हूँ, जहाँ तक कि गंदा ट्यूबवेल का पानी आता है, कहीं और करता है, हमारे पाइपें लगवा देना, हमारे ये कर देना, तो उनको यही बोलते हैं भी करेंगे। ठीक है। हाँ। नहीं तो जैसे दिन में आप लोग बात करती हैं तो बाद में जैसे शाम को मिलते हैं, सभी डॉक्टर साहब भी घर आ जाते होंगे, तो क्या आप वो सारी बात उनको बताते हैं कि भाई मैं उस मोहल्ले में गई थी और वहाँ पे इस तरह की समस्या सामने आई है, सब ऐसी बात होती है? हाँ, बोलते हैं भी पानी की ज्यादा समस्या है, या अमित भैया को बोल देते हैं भी भैया उस वार्ड में ऐसे औरतें बोल रही थी हमारी पानी की समस्या है, या नालियों की है, या बोलते हैं भी सड़कें देख लो आप, तो उनको बोलते हैं भी सड़कें देखने के लिए तो आए हैं, ठीक है, आप आपकी कौन सी समस्या है वो सही करेंगे। जी। फिर एक आदमी जैसे पार्षद होगा तो वो ही सही करेगा, वो तो उनसे मंजूर करवाएगा। हाँ, ये तो पार्षद बिल्कुल नगर परिषद लेवल का काम है। वार्डों का तो पार्षद ही करवाएगा सारा काम। बिल्कुल। तो उनकी समस्या तो देखते हैं अभी क्या है उनकी समस्या। ठीक है। अब ज्यादातर तो औरतों की तो यही समस्या है, पानी की। कपड़ों में मैल नहीं निकलता, पेट खराब होते हैं, गोडे दर्द करते हैं, ये होता है वो होता है। जी। तो यही सवाल आपके लिए, आप भी जाती हैं पब्लिक के बीच में, पहले भी आप जाती रही हैं चुनाव में, अब फिर जा रही हैं, क्या फीडबैक मिलता है आपको? ये फीडबैक मिलता है कि साहब ठरके से फोन नहीं करते, ठरके से फोन नहीं करते। ठीक है। तो वो रोबीले अपना रोब नहीं जमाना चाहते कि ह्यूमन बीइंग, लोग मंत्री का रोब चाहते हैं। हाँ, रोब चाहते हैं जनता, और कुछ मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई फीडबैक में ड्रॉबैक्स नहीं है। बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं लोग, बहुत चाहते हैं, काम भी करते हैं। ये कहते हैं कि जो अफसर को फोन करते हैं ठरके से नहीं करते, तो जल्दी से हमारा काम नहीं होता। ठीक है जी। एक सवाल है, चूंकि राजेंद्र मकासर जिला प्रमुख रह चुके हैं और जिला प्रमुख का ओहदा बहुत बड़ा होता है, लाल बत्ती भी मिलती है पूरे जिले में। अगर एमएलए को नहीं मिलती लाल बत्ती कार्ड, लेकिन जिला प्रमुख को मिलती है वो सुविधा, पंचायती राज का मुखिया होता है वो। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिला प्रमुख के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगी? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये लगी कि उन्होंने सब जगह स्कूलों में रसोई बनवाई, बच्चों के लिए खाने का प्रबंध किया। जी, ये सबसे ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा। इससे उन्होंने ज्यादा वो जी। मैडम, आपसे ये है कि डॉक्टर साहब मंत्री भी रहे, 2 बार एमएलए भी रहे और आईजीएनपी के चेयरमैन भी रहे वो बोर्ड के, तो उनकी उपलब्धि क्या लगी आपको? अब तक उन्होंने जो राजनीतिक जीवन में जो सफलता हासिल की है, जनप्रतिनिधि रहे, आपकी नजर में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप डॉक्टर राम प्रताप जी की? उनके वैसे तो सभी है, अपने हनुमानगढ़ को जिला बनाया एक तो, और चीज बनाई, हैवी बाईपास वगैरह सब कुछ बनाया, या जनना अस्पताल का मंजूरी करवाई, ये सबसे ज्यादा उपलब्धि है और सब जनता को पता है। लेकिन जनना हॉस्पिटल बना नहीं अभी तक, बना नहीं, नहीं, वो तो मंजूर तो करवा चुके हैं ना उनको। ठीक है जी। नहीं बना तो बन जाएगा, ठीक है, नहीं बना तो बन जाएगा, ठीक है। मंजूरी तो लेनी जरूरी होती है ना बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। अरे वो सब जनता को पता है, ठीक। जिले बनाने का पता है और भी बनाने का पता है, सबको पता है। बहुत बढ़िया। हाँ। मैडम, आपके लिए यही सवाल है कि बतौर मंत्री चौधरी विनोद कुमार जी की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? जनता का स्नेह, और गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट का बनाया है, बाकी उन्होंने सब सुविधाओं के लिए प्रयास किए। प्रयास कागजों में नहीं रहेगा, जनता को दिखेगा। गांवों के विकास, गांव में स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स, गांवों के लिए भी और शहर के लिए भी, सरकारी वर्ग के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए कि इनको सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। तो अच्छी उनकी सोच अच्छी, जनता के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बिल्कुल। बजट तो उतना ही मिलता है जितना कि हिस्से में आता है। एक एयरपोर्ट मंजूर कराया उन्होंने, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में ये बेनिफिट चीज है, क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हनुमानगढ़ को आगे ले जाएगी। तो एक नई चीज उन्होंने जो इसमें की है एडिशन, उसके लिए ये जनता को बेनिफिट है। बाकी उन्होंने काफी कुछ वहाँ विधानसभा में बताया कि हम लोगों को
ये मिलनी चाहिए क्योंकि हम डिजर्विंग हैं। तो प्लानिंग, अंडर प्लानिंग होगा तभी उसका उस पर अप्लाई होगा। तो इसके मानगढ़ के क्षेत्र की रूपरेखा बदलने की उन्होंने प्रयास किया है और करेंगे। जनता के हैं, जनता के लिए करेंगे। बिल्कुल। वीर कमल जी, चूंकि बलराज जी भी पार्षद रहे हैं, काफी लंबे अरसे तक आप भी रही हैं पार्षद, एक पार्षद के तौर पर जो भी आपको कार्यकाल मिला है, जो आपको जिम्मेदारी मिली थी पब्लिक की तरफ से, आप भी पार्षद रही और बलराज जी भी रहे, हम आपसे ये जानेंगे पार्षद के तौर पर आप दोनों ही अपनी क्या उपलब्धि मानती हैं? पार्षद के रूप में हमने भाई साहब पूरी सड़कों का वहाँ कराया, बीपीएल कार्ड, और ये सारी समस्या ना हमारे मतलब हाउसिंग बोर्ड हमारा परिवार है, उनसे ये पूछ के किसी से भी देख लो, उसमें कोई कमी नहीं हमने आने दी। ठीक है। और ये सारे हमने जो भी काम थे, पार्क का था, कोई और था, सारे काम कराए और जनता का हमें प्यार मिलता रहे और ऐसा ही मिलता रहे आगे भी चुनावों में। ठीक है, चलिए अब हम चुनाव की बात करते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव की हम सारी बात कर रहे हैं कि तो चलो ठीक है, निजी सवाल जवाब खूब सारे हो गए। आप लोग जब जाते हैं अभी पब्लिक के बीच में, तो आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा? जैसे हालांकि छोटी छोटी बातें आ गई हैं, कहीं पानी की दिक्कत आपने बताया, इस तरह की समस्या आई है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको सबसे इस चुनाव का? कृषि है अपना, जो है अपना मानगढ़ है, और कृषि के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, ये जनता चाहती है, वो बीडी अग्रवाल जी करेंगे पूरी। ठीक है, मैडम आप बताएं। सबसे ज्यादा सड़क और नाली और सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, तो ये हम लोगों ने रखनी होती है। अपने घर का कूड़ा निकाल के नाली में डालेंगे तो उसको कौन उठाएगा? तो सब लोगों में मैं ये चाहती हूँ कि जागृति होनी चाहिए कि अपनी नाली दूसरा कोई आके क्यों साफ करेगा। ठीक है। तो सड़कों की व्यवस्था सुरेसिया में, 40 नंबर वार्ड में, सतीपुरा में, या जो जब ये मार्केट में आते हैं देखते हैं सड़कें हैं उनके नहीं है, तो वो भी इसके हकदार है कि बननी चाहिए। पर हर चीज बनने में टाइम लगता है, इसका भी एक बजट होता है, विधान होता है, टेंडर पास होते हैं। ये पब्लिक आम समझती नहीं कि एक गवर्नमेंट का काम किस प्रोसीजर से होता है, उतावली हो जाती है जब इलेक्शन आते हैं। पर हर जो जनप्रतिनिधि है वो चाहता है जनता की भलाई, कि जनता में मेरी भलाई के नाम लिखा जाए, मैं जनता के लिए कुछ करूं क्योंकि उन्होंने मेरे को वोट दिया। तो हम सब लोगों का, जितने भी हम 4 कैंडिडेट आए हैं, सबका यही रहेगा कि जनता की ये डिमांड है कि सफाई होनी चाहिए। सफाई कौन रखता है? हम अपना घर साफ करते हैं और अपने घर का कूड़ा, सब्जी, पॉलीथीन सारी गिरा देते हैं। तो आप बताएं सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा आपको? यही सड़कों, नालियों, पानी का मुद्दा एक जैसा ही। बीपीएल कार्ड नहीं बना, कोई कहता राशन कार्ड नहीं बना, बस ये सफाई व्यवस्था का ही बोलते हैं सब जी। और आप चूंकि जाती नहीं है पब्लिक में, इसलिए आपको चलिए ठीक है, आपको इससे छूट भी मिल जाती है। लेकिन एक बात है कि आप गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं, आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। ये बताएं कि जब महंगाई का जो एक असर है, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, दिख भी रहा है, उस महंगाई का क्या असर पड़ा है आपके किचन पर? क्या पड़ा है? किचन पे सभी की किचन में पड़ रहे हैं, जो बड़े हैं उनको उनके हिसाब से पड़ रहे हैं, छोटे हैं उनके हिसाब से पड़ रहे हैं। सभी की चीजों में कुछ ना कुछ तो असर है ही जी। तो इस महंगाई को दूर करना अपने सभी किसके बस की बात है, ये बताओ। यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस महंगाई को दूर कैसे किया जाए। ये तो देखो, जब चुनाव होके होंगे, कोई प्रतिनिधि आगे आएगा तभी कोई समस्या का होगा। अभी इसके बारे में क्या कहें जी, कुछ नहीं कह सकते। आप बताइए। महंगाई तो वैसा ऐसे खर्चा लगता है, तो महंगाई तो जो सब्जी बेचते हैं या फल है, फ्रूट है, उनपे खर्चा लगता है, उसी हिसाब से वो सोचते हैं भी महंगाई। बड़ों से महंगाई खत्म नहीं है तो कैंडिडेट एमएलए वगैरह क्या करेंगे जी? उनसे तो महंगाई कम नहीं होगी। ठीक है। ऊपर तक दिल्ली तक बैठे हैं, उनसे भी महंगाई कम नहीं हो रही, सारे भारत को संभाल रहे हैं। बिल्कुल। तो उनसे महंगाई कम नहीं हो रही, तो इनसे थोड़ी होगी महंगाई कम। ठीक है। और हर आदमी ऐसे सोचता है कि हमें मुनाफा हो। जितना खर्चा लगा है हमारे फसल पे या किसी चीज में भी, वो सोचते हमें सबसे ज्यादा बिके, हमें मुनाफा हो। तो इसी वजह से जो कोई खरीदता है उसे वो 2 रुपए फालतू बोलता है, तो हमें तो खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी उनके तो कहते हैं कि जो कहते प्याज खा के हम तो टाइम पास करते हैं, उनका तो वो खत्म हो गया बेचारों का। ठीक है। हाँ जी। आप बताएं महंगाई को कैसे रोका जा सकता है? महंगाई एक प्राकृतिक सर्कल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कौन चाहता है बढ़ाना?
ठीक है। प्राकृतिक भाव, यही केला आपको, आप कलकत्ता में चले जाओ, बॉम्बे में चले जाओ, जब तेल के भाव बढ़ते हैं कोई नहीं बोलता, जब जमीनों के भाव बढ़ते हैं कोई नहीं बोलता, गाड़ियों के भाव बढ़ते हैं कोई नहीं बोलता, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेके आता है। रही खाने की बात, खाने से किचन का, गरीब का संतुलन बिगड़ जाता है। पर गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट ने, नमक मिलता है 5 रुपए किलो, आटा मिलता है 1 रुपए किलो, जितना कि सरकार गरीबों के लिए कर सकती है। बीपीएल कार्ड का देखो, आप रिकॉर्ड उठा के, बच्चों के एजुकेशन का देखो। अगर सरकार के हाथ में ये महंगाई हो तो क्यों बढ़ाएगी वो? उसको क्या बेनिफिट है इससे? क्या बेनिफिट है कि वो महंगाई बढ़ाए? महंगाई का सर्कल है वो नेचर पे डिपेंड करता है। दूध का भाव देखो, दूध का एक ही रेट जो एकदम से झट से एक जैसा लागू क्यों हो जाता है? या अगर ह्यूमन बीइंग सोचे कि ये महंगाई एक सर्कल है, इसको इंसान ना बढ़ाता है ना घटाता है। जब उत्तराखंड में तूफान आया, कौन लाया? प्राकृतिक लाया। मटेरियल के इतने रेट बढ़ रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई नहीं सोचता कि ये समाज है ये पोल्यूशन से भर जाएगा। ये टमाटर गाजर के भाव की बात कर रहे हो तो किसान से पूछ के देखो जरा, उसका सीना, उसकी तो जब धुलाई होती है तब बिकता है। बिकता क्या भाव है? मिडिल मैन उसका प्रॉफिट उठा रहा है, किसान का स्तर नीचे जा रहा है। मैं भी एक किसान हूँ, मेरी कोई भी चीज जाएगी झाड़ लग के बिकेगी, साफ करके बिकेगी। जब हम मिठाई लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, तो गत्तों के भी भाव हमारे से लिए जाते हैं, हम कोई नहीं बोलते। क्यों? कि एक हमारी मजबूरी है। किसान का भाव एक मिडिल मैन तय करता है, और हमारा भाव हम पूछते हैं कि जी अब दरमा क्या भाव लेगो, कणक क्या भाव लोगे, जो क्या भाव लोगे। ये दूरी अगर खत्म हो जाए, वो अपनी चीजों के भाव अपने आप करते हैं और हमारी चीजों के भाव मिडिल मैन करता है। इसलिए ये जो किचन का संतुलन है वो मिडिल मैन बिगाड़ता है। इसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे स्टोर बनाने चाहिए कि डायरेक्ट किसान से खरीदे और पब्लिक का बीच में लाए, तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। नहीं तो ये बढ़ेगी, क्योंकि आदमी एक बहुत ज्यादा लालची हो चुका है। बिचौलिए को हटा देना चाहिए बीच से, डायरेक्ट खरीद और बिक्री का जो होना चाहिए वो होना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या मतलब? गवर्नमेंट चाहती है सब जनता एक जैसी हो, सब भलाई हो। मिडिल मैन क्या चाहता है? कि पैसा हो, पैसा हो, पैसा। बिल्कुल। इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और मेरी सोच में यही, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है कि महंगाई कैसे कम की जा सकती है। अगर मेरे विचार रखने की मेरे को कहीं जगह मिले और मेरे जैसे मेरे को कुछ मिले, मेरे विचार कहीं फैलाए जाएं, तो मैं इसको कम कर सकती हूँ। और अपनी गरीब जनता को, अपनी माताओं और बहनाओं के किचन का संतुलन शायद मेरे 2 वचन बोलने से इसका सुझाव मिल जाए। दूसरी बात ये मैं कहती हूँ कि जो हम घर में गमले रखते हैं, उनमें मेथी, टमाटर, हरी मिर्च, अगर एक भी घिए की बेल लगा दें तो सैकड़ों लगते हैं। अपने घर का संतुलन बनाया जा सकता है। कुछ हम भी प्रयास करें, तो कम से कम चीजें में बाजार से लाने पड़े, तो जो मिडिल मैन है उसको भी पता लग जाए कि जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसमें थोड़ी जागृति आ गई। और मैं कई बार कहती हूँ कि ऐसे सामाजिक फंक्शन होने चाहिए, जैसे हम जैसे लोगों को बुलाना चाहिए ताकि हम अपने विचार प्रकट करें। गवर्नमेंट की नीतियां तो इतनी बता देते हैं, उसके फॉलोअर्स कितने होते हैं? ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ये मिडिल मैन है जो प्रॉफिट ले रहा है, खुद ही पहल करे इसके लिए। हाँ बिल्कुल। जैसा कि वीरकमल जी, जैसा कि विजया चौधरी जी ने कहा है, खुद ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो मिडिल क्लास है ये लोग, वो खुद ही पहल करे महंगाई रोकने। जैसे उन्होंने कहा खुद ही सब्जियां उगाए ताकि हमें मार्केट का मुंह नहीं देखना पड़े। आप कितना सहमत हैं इनसे? ठीक है, इन्होंने ठीक कहा है, गलत नहीं कहा। मतलब जितना अपने आप करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? जी, मतलब खुद ही पहल करनी चाहिए। आप पहल करनी चाहिए जी। थोड़ा औरतों को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जी, चलिए अब आखिरी सवाल है। खूब सारी हमने बातचीत की है, निजी, समाज की, राजनीति की, महंगाई की। अब हम एक एक सवाल आप सबके लिए, जैसे मान लीजिए सभी, मैंने पहले भी कहा कि आप लोग सभी जीतने के लिए मैदान में है, सबके पतिदेव जीतेंगे ऐसा आप लोगों को लगता है, इसीलिए चुनाव मैदान में डट के लगे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि राजेंद्र मकासर जी चुनाव जीत जाते हैं। एक पत्नी के तौर पर आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहला काम क्या करें वो क्षेत्र के लिए? वैसे किसानों को राइस बेल्ट का अपने वो एरिया घोषित करें, किसानों की जो समस्या है उनको दूर करें। सबसे ज्यादा पानी की कमी रहती है किसानों खेती के लिए, उस समस्या पे ज्यादा ध्यान दें, वो दूर करें। जी, बहुत बढ़िया जी। और कुछ कहना चाहिए आप? नहीं, बस ठीक है। हम ये मान लेते हैं, जैसे हम राजेंद्र मकासर जी की बात की, हम मान लेते हैं आपके सामने कि डॉक्टर राम प्रताप जी चुनाव जीत गए, जीत जाते हैं।
आप पत्नी के तौर पर क्या चाहेंगे कि वो हनुमानगढ़ के लिए सबसे पहला काम क्या करें? तो उनका पहला काम ये है कि जनता की सेवा करें, जो उनकी मांगे हैं वो उनकी पूरी करें। मांग तो हर एक रखते हैं, उनकी मांगे सब पूरी हो। ठीक है, यही चाहते हैं कि आगे से आने वाले 5 साल में वो कोई ऐसे न बोले कि हमारे ये नहीं किया, हमारे वो नहीं किया। यानी जनता की हर मांग पूरी हो। पूरी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, जितनी हो। ठीक है। यही सवाल कि हम मान लेते हैं कि चौधरी विनोद कुमार जी चुनाव फिर तीसरी बार जीत जाते हैं वो, और उसके बाद एक पत्नी के तौर पर आप क्या चाहेंगे? जैसे अभी आप फीडबैक ले भी रही हैं, आपने देखा है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आप क्या चाहेंगे कि चौधरी विनोद कुमार जी जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करें क्षेत्र के लिए? सबसे पहले मैं तो ये चाहती हूँ कि सड़कों की और वेयर हाउस कम है, स्टोरेज कम है, कोल्ड स्टोरेज कम है, जहाँ की किसान का प्रोडक्ट आता है उसकी सेफ्टी के लिए, और शहरी बच्चों की जो ये पॉलीथीन ज्यादा उपयोग उसका ज्यादा उपयोग नहीं, जो बीमारी फैलाता है उसकी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। देखिए सरकार तो इसके लिए योजना भी बनाती है, कार्रवाई की बात भी करती है, लेकिन हो लेकिन पब्लिक ही नहीं चाहती है। पब्लिक हम लोग जाते हैं खुद थैला लेके जाते हैं नहीं। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग ही नहीं चाहते ऐसा। ये बिल्कुल सही है कि थैले पे पॉलीथीन के ऊपर बंद करने की बात आ गई। जुर्माना 1 लाख रुपए कम नहीं होता। अगर पॉलीथीन पकड़ा जाता है सब्जी लेते हुए तो जुर्माना होगा, लेकिन फिर भी उसका बेखौफ उल्लंघन हो रहा है। आपने स्टोरेज की बात की तो बिल्कुल उसके लिए भी सरकार ने योजना बना दी है कि ठीक है खूब सारे वेयर हाउस बनेंगे, अनुदान भी मिलेगा बनाने के लिए, निजी तौर पर भी होगा, तो बिल्कुल वो हो ही रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के क्या चाहेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। उनका रिजल्ट अच्छा है, बिल्कुल बच्चे नशा मुक्ति से दूर रहें, जिसकी ज्यादा देखी जाए, यानी एजुकेशन पर फोकस हो इस बार। एजुकेशन पे जाए, बहुत बढ़िया क्योंकि एजुकेशन ही प्रोग्रेस। जी बिल्कुल, ये घर का नहीं, समाज का, देश का। एजुकेशन देश को आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वीर कमल जी, मान लेते हैं बल्ला जी चुनाव जीत जाते हैं, जीत गए हैं, तो वही है कि एक पत्नी के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि बल्ला जी सबसे पहले ये काम करें? सबसे पहले यहाँ जी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद है जंक्शन टाउन, एजुकेशन के लिए कॉलेज, स्कूल और डिस्पेंसरी। सड़कों का तो वो तो आम ही है, हुआ ही पड़ेगी, वो तो करवाना ही है, सड़कें नालियां होगी। ये जो लोगों की मतलब जनता की जो समस्या है ना, ये सारी हल की जाए, ठीक है, उसमें कोई कमी ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे से जनता को वोट मांगने की हमें जरूरत ना पड़े, जहाँ तक हमें बहुत अच्छा, ऐसा काम हो जाए भी लोग कहीं वाक्य ही काम हुआ है। काम। ठीक है, चलिए आप सभी कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। Simranjit Kaur. First year, I scored 80% marks, and for this, I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है।